एड्स और दूसरा इसके बाद है कैंसर। फिर ये ह्यूमन हेल्थ में डिजीज वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ड्रग्स रह जाएंगी और कुछ थोड़ा सा थ्योरी सा हो जाएगा। तो पहली बात आती है, तो शायद पूरी क्लास को पता होगी कि इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम में 3 सवाल हैं, इसीलिए हमने पूछा भी आपसे। इसमें पहला शब्द लिखा है एक्वायर्ड, यानी हम इसे एक्वायर करते हैं। इसके कहने का मतलब है इट इज नॉट अ कंजेनिटल, जन्मजात बीमारी नहीं है। हमेशा एड्स को हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। तो पहला शब्द तो यही है, इज नॉट कंजेनिटल। अब इसमें एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया, उसने कहा सर क्या कंजेनिटल सच में नहीं है? तो हमने कहा नहीं है। तो उसने कहा कंजेनिटल का मतलब होता है जन्म से। हमने कहा यस। कह रहा है अगर माँ को एड्स है और फीटस को भी तो एड्स हो जाता है, तो जिस दिन वो पैदा होगा तो वो कंजेनिटल कहलाना चाहिए, नहीं कहलाना चाहिए। फीटस ने कहां से प्राप्त किया? एक्वायर किया या जीन लेकर आया? एक्वायर किया। तो उसने भी अपनी फीटल लाइफ में माँ से एक्वायर किया है। अगर वो जीन से लेकर आता, अपने पैरेंटल जेनेटिक्स से लेकर आता, तो हम कहते हैं ऐसा इसमें नहीं। कैंसर में भी कंजेनिटल कैंसर हम लेकर आते, इसलिए कोई भ्रम मत रखिएगा। उस बच्चे का यही भ्रम था, उसके दिमाग में बना हुआ था कंजेनिटल मींस सिंस बर्थ। इट्स ओके, कई जगह कहते भी हैं, लेकिन फीटल लाइफ में हम माँ से एक्वायर करते हैं, तो वो एक्वायर्ड टर्म ही तो कहलाया। हम जाइगोट के समय हमको एड्स नहीं होता, अगर जाइगोट के समय एड्स होता तो कह देते कंजेनिटल है। जितनी भी कंजेनिटल डिजीज हैं वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे होती है। आप अपनी माँ के पेट में रहते हैं तब भी होती है। डाउन सिंड्रोम इज ए कंजेनिटल डिजीज। आप जिस दिन जाइगोट बनते हैं उसी दिन आपके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं। क्या माँ से एक्वायर करती हैं? नहीं, वो जाइगोट बनते वक्त ही तय हो जाता। टर्म इज कंजेनिटल। तो ये भ्रम दूर कर लीजिए। दूसरा शब्द लिखा है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह। सामान्यतः जब हम डिजीज शब्द लिखते हैं तो हमारे शरीर का कोई एक अंग या अंग का कोई सिस्टम प्रभावित होगा। जैसे हमने मान लीजिए बोला निमोनिया, तो हम सबको पता है निमोनिया एक रेस्पिरेटरी ट्रबल है। इवन स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है। हम ये थोड़ी ना कहते हैं निमोनिया में किडनी भी खराब हो रही है। हम ये नहीं कहते निमोनिया में खाना नहीं पच रहा है। यानी निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के एक सिस्टम को प्रभावित करती है, डिजीज। कोई बीमारी आप पढ़े, सर रिंगवर्म इज ए स्किन डिजीज। अब वो स्किन कहाँ का भी हो सकता है, स्किन फोल्ड हो सकता है, स्कैल्प हो सकता है, नेल बेड हो सकता है, रिंग वर्म में आपके पास पेट में तकलीफ नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन में तकलीफ नहीं। तो सामान्यतः जब आप डिजीज कहते हो तो आपके शरीर का कोई एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड होता है। लेकिन जब कई सारी डिजीज है तो कई सारे सिस्टम अफेक्टेड होंगे। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो लक्षण होंगे वो कई सिस्टम में नजर आएंगे। आपका जेनिटल ऑर्गन भी अफेक्टेड हो सकता है, आपके लंग्स भी अफेक्टेड होंगे, आपकी किडनी भी अफेक्टेड हो सकती है। यानी एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, तभी वो सिंड्रोम शब्द। तो दूसरा शब्द हो गया, इसलिए हमने सिंड्रोम कहा। कई जगह आपको उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन डिजीज नहीं कहते। इनफर्टिलिटी सिंड्रोम क्या? तो वहां भी हम आपको कई सारे ऐसे लक्षण बताएंगे जो किसी एक ऑर्गन से ताल्लुक नहीं रखते। अगला शब्द है आपके पास इम्यून डिफिशियंसी। यानी इस बीमारी में ऐसा होता होगा कि हमारे यहाँ डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन इम्यून सेल, हमारी अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़ने की जो पावर है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ, डिक्रीज ऑफ इम्यूनिटी। या और अच्छा बोली, इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ इम्यून सेल्स।
हमारी इम्यून सेल्स है, इन्हीं की वजह से तो डिफेंस है हमारा, तो इसमें कमी आ जाती है। अब इसको लोग स्पेसिफाई करके बता देते हैं, कहते हैं भैया डिफिशियंसी ऑफ हेल्पर टी सेल। कभी पढ़ा था? अब आप सोच लीजिए हेल्पर टी सेल अगर घटी तो HI और CMI दोनों कम हो जाएगी, वही आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो इसलिए बीमारी का नाम जायज हो जाता है कि एक्वायर्ड है, कंजेनिटल नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजीज है, सिंड्रोम है, और एक स्पेसिफिक इम्यून सेल की विशेष कर कमी हो जाती है। अब ये बात हम लोग पढ़ के अपना पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हाँ समझ में आ गई बात, थोड़ी बात हमारी वाली भी सुन लीजिए। जैसे जब भी हम कहीं बोलते हैं ये बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हमारे हिसाब से जरूरी हो जाता है कि पहले नॉर्मल हो जाए। जैसे जॉन्डिस जब हमको पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो लेकिन वहां हम लोग ये जरूर तय करते हैं भैया नॉर्मल तो पता हो तब तो जाने बढ़ जाती है। तो वहाँ वैल्यू आपको बताई जाती है 0.2 से लेकर 0.8 mg/100 ml। ये ब्लड में हमारी बिलिरुबिन होती है, यानी 1 मिलीग्राम से भी कम होती है। यही मात्रा जब बढ़ जाती है तो कहते हैं जॉन्डिस। अब आजकल लोग कहते हैं सर क्यों याद करना, पैथोलॉजी वाले आगे ब्रैकेट में तो लिख ही देते हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर यू शुड बी एक्सपर्टाइज इन योर प्रोफेशन। सड़क पे कोई पूछ सकता है आपसे कि डॉक्टर साहब बिलिरुबिन कितना वैसे होता है, तो आप कहोगे रिपोर्ट दिखा। बेसिक चीजें यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, जो नॉर्मल चीजें, हीमोग्लोबिन, ये तो पता होना चाहिए, तब हम समझ जाते हैं। क्योंकि ऐसा लोग कहते हुए आते हैं कि साहब जॉन्डिस बहुत है, जानते हो कितने? 12। तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो कह रहा है 12 mg/100 ml है, सामान्यतः 0.2 से 0.8। ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं खून भैया बहुत कम है, 5 रह गया। He's telling about the hemoglobin, कहता वो खून है। तो ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, इसको आपको जानना जरूरी है। इससे नहीं कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इससे कि बातचीत में आपको पता चलेगा कि कर क्या रहा है। सेम फॉर दिस। तो आप क्लास में कोई बच्चा नॉर्मल हेल्पर टी सेल बता सकता है? नॉर्मली कितनी हेल्पर टी सेल होती है? हाँ बिल्कुल सही। ये याद नहीं करिएगा, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि जरा इस लहजे पर भी सोचिएगा। नॉर्मल हेल्पर टी सेल होती हैं 1200 प्रति मिलीमीटर क्यूब। ये घट जाए तो लैंग्वेज क्या है? इफ हेल्पर टी सेल डिक्रीजेस लेस देन 200, तो हम एड्स नहीं कहने जा रहे हैं, दैट मीन्स द सस्पेक्टेड फॉर द एड्स, शक सस्पेक्टेड फॉर एड्स। ये मैंने जानबूझ के आपको बताया, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो आप क्लास में कई बार लोग सुनेंगे कहते हैं यार तुम्हारा इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है, आए दिन तुम बीमार पड़ जाते हो। तो इसका मतलब क्या? उसको एड्स है। लेकिन लोग डर जाते हैं, इसलिए बीमारी का सिम्टम पढ़ाते हुए 12वीं क्लास के बच्चे को बड़ा डर लगता है, क्योंकि सिम्टम पढ़ा वो अपने ढूंढने लगता है, कुछ हमारे में तो नहीं। तो ये सिर्फ कहा जा रहा है कि अगर हेल्पर टी सेल 200 से कम हो जाएंगी तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, यू हैव डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, एलाइजा कर सकते हैं। कंफर्मेटरी वो भी नहीं है, वेस्टर्न ब्लॉट इज कंफर्मेटरी टेस्ट, तो आप कई जांचें करोगे तो कंफर्म कर सकते। लेकिन आपका सवाल एग्जाम का यही रहेगा, जैसे डिफिशियंसी ऑफ इम्यून। खैर तीन लाइन क्लियर होगी। अब पहली बात आती है कि भैया एड्स जो है ये पहला पेशेंट मिला कहाँ, फर्स्ट डिस्कवर्ड है, ये जीके का सवाल है। कई सारे सवाल जीएस से निकल के चले गए दूसरी में। 1981 अमेरिका, एमंग होमोसेक्सुअल्स, समलैंगिक लोगों में पाया गया, जो अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको अब मान्यता दी। हमारा देश भी उनमें से एक है। हमारे यहाँ आदेश है कि आप एक लिंग के हैं तो साथ में रह सकते। मूवीज बनने लगी, लोग एक्सेप्ट करने लगे कि भैया ऐसा भी होता है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कहते हैं आप लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। विचार बदलते ही नहीं समय के साथ, तो सब विचार बदलने से यही शुरू हुआ है। यस, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन
1981 in USA among homosexuals। आज भी हम देखते हैं कि सर एड्स के दुनिया में जितने भी पेशेंट मिलते हैं 10 में से 7 पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हिस्ट्री होमोसेक्सुअलिटी की होती है। तो इसीलिए मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली विरोध किया है कि सर ये एक अननेचुरल प्रक्रिया है। अब अननेचुरल को ही लोग नेचुरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ नई चीजें भी निकल कर 10 में से 7 केसेस एड्स में जब आते हैं तो होमोसेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं बैक साइड में दिख रही है। 3 ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। हेट्रोसेक्सुअलिटी में बहुत कम है ये, तो शुरुआत यहीं से हुई और 1981 से लेकर अब तक आप 23 इधर साल जोड़ लीजिए 20 उधर हो गया 43 इयर्स। लेकिन आपकी एनसीईआरटी भी पुराने ऑर्थोडॉक्स डेटा को लेकर रही है अगले 25 सालों में। अभी सोचिए अगली एनसीईआरटी का डेटा कहां से आया होगा, 2001, 2 या 2005 का होगा। तभी तो लिखा है अगले 25 सालों में इस बीमारी इतनी भयावह रूप हो गई उसने 25 मिलियन लोगों को मार दिया, 25 मिलियन। लेकिन वो ऐसे ही लिखा होगा तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। अब 25 की बात क्या करो, 45 की बात करो, 43 साल हो गए सर इस डेटा से। तो हिंदुस्तान के पीछे थोड़ी जाओ, हमको अपना डेटा लिखना। हिंदुस्तान में इन इंडिया एड्स का पहला पेशेंट मिला 1986 इन चेन्नई among the prostitutes, वहां की वैश्याओं में ये जात पाया। ये सिर्फ ऐसे ही जीएस के लिए बताया, आपकी किताब का डेटा नहीं। शुरुआत यहाँ से हुई तो अब अमेरिका को बड़ी दिक्कत हुई कि यार हमारा नाम बदनाम हो रहा है, इतनी बड़ी बीमारी में होगी ऐसा शब्द लिख के होमोसेक्सुअलिटी। तो उसने नया डेटा डाला, क्या सर ढूंढा हमने पहले है, ये हमारा अचीवमेंट है। आई तो बहुत दिन से जाती थी। तो अगला शब्द शुरू हुआ ऑरिजिन कहां से हुई। ऑरिजिन जाहिर बात है जंगल में डाल अफ्रीका। तो अगर सवाल में बदल के आया ऑरिजिन कहां से हुई तो यूएसए मत लिखाइएगा, ये आइडेंटिफिकेशन डिस्कवरी ऑरिजिन ऑफ एड्स अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका है लेकिन आप अफ्रीका ही लिखिएगा तो ये सवाल भी रहता है। क्योंकि आप एनसीईआरटी में एक ही डेटा पढ़ते हो, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूएसए, तो अगर कोई ऑरिजिन पूछेगा तब भी आप यूएसए ही चिपकाओगे और नाराज हो जाए तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा सवाल आता है कि एड्स इज कॉज्ड बाय, शायद सबको पता होगा दैट इज एड्स इज कॉज्ड बाय यस HIV। तो पहली गलती है ये मत कहिएगा HIV वायरस, क्योंकि V का मतलब ऑलरेडी वायरस है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो यस वायरस डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये गलत होता है, बुरा मत मानिए, खूब गलत होता है। जब पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, मतलब 2023 तक ये सवाल गलत होगा, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, 2 पता नहीं कौन से होते हैं, चौथा होता है नन ऑफ दीस। तो बहुत सारा बच्चा बड़ी आसानी से सेट कर लेता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस इज द आंसर इज नन ऑफ दिस। इसीलिए मैंने दोनों के नाम लिखे हैं। देखिए यहाँ पर डेफिशिएंसी यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन डी जो है एब्रिविएशंस में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो डी है वो एब्रिविएशन में नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा मत समझिए यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट और आप ये गलती नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ बायो में जो गलतियाँ होती हैं वो अक्सर रफ्तार की वजह से होती है। हम इतनी तेज होते हैं पढ़ते वक्त उस समय कि बस सिंगल थॉट में जो हमको समझ में आएगा वही हम आंसर करते हैं। हम अपने थॉट को कभी रिव्यू नहीं करते, इतना समय हमारे पास नहीं। तो बस यही एक तरीका है कि जब आप पढ़ें तभी आपको उन स्पीड ब्रेकर का अंदाजा हो जाए कि जहां आप गलती कर सकते हैं। तो जब वो सवाल आएगा तो मेरी बात शायद याद आ जाए कि HIV में डेफिशिएंसी में गलत डी छिपा हुआ। अब जरा एक और बात जानिए, हम लोग यही पढ़ के अपना काम चला रहे हैं,
लेकिन हमारी तरफ से एक शब्द और जानेंगे। HIV 2 रूपों में पाया जाता है। एक का नाम कहलाता है HIV 1 और एक का नाम कहलाता है HIV 2 ऐसे ही लिखते हैं। अब दो तरह के वायरस हैं, दोनों में अंतर बता दें। HIV 1 के पास कुल 8 जीन्स हैं और इनके पास कुल 9 जीन हैं, तो आपको भरोसा हो जाएगा भैया कुछ अलग है। दोनों HIV, दोनों एड्स कॉज करते हैं। और HIV 1 जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है, थ्रू आउट वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। और HIV 2 जो है that is limited only to the West Africa, limited only to West Africa। याद नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कल को कोई ऑप्शन में HIV 1 HIV 2 रख दे और पूछे एड्स इज कॉज्ड बाय, तो प्रेफरेंस गोज टू हियर। दुनिया का लिखिए ना, क्योंकि एड्स एज ए जनरल बीमारी हम पूरी दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो 1 लिखिएगा और कोई डेटा मत याद करिएगा। अब 1 तो तभी लिख पाएंगे जब आपको पता हो 1 और 2 दो अलग अलग होती, तो आपके एग्जाम में हो सकता है ना आए, आपके एग्जाम में सिर्फ HIV। दूसरा शब्द HIV जो है एक वायरस है, एंड दिस HIV इज द रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरसेस के बारे में आप जान ले बेसिक पॉइंट क्या होता है। जो RNA वायरसेस होते हैं उन्हीं को हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। रेट्रो वर्ड इस्तेमाल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक शब्द आपको सर पढ़ाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम DNA से RNA बनाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रक्रिया आप पढ़ें जहां RNA से DNA बना ले तो रिवर्स। तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं तो इनके अंदर क्षमता होती है, एबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये समूह है, ऐसा नहीं कि खाली इकलौता यही रेट्रोवायरसेस हैं, बहुत सारे रेट्रोवायरसेस होते हैं। लेकिन इसके साथ तुरंत एक शर्त लग जाती है, जो रेट्रोवायरसेस होंगे दे हैविंग द सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। जब आपको वायरस पढ़ाया जाता है तो ये जरूर बताया जाता है कि बहुत सारे वायरसेस DNA वायरस हैं, बहुत से RNA वायरस हैं। फिर RNA वायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। यूजुअली तो सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ RNA वायरसेस डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। DNA जो वायरसेस हैं उसमें भी दोनों वैरायटी है, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड है, कुछ डबल स्टैंडर्ड। बट किस्मत से इन सब का आपका क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं। तो यहाँ पे जो वायरस है वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। yes. लेकिन दूसरा सवाल है, हाउ मेनी सिंगल स्टैंडर्ड RNA? 1 2 3 कितने? 2। मैं शर्मा का ही रहे, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 2 होते हैं। तीसरा एक शब्द और ध्यान दीजिएगा, उस समय ये लीनियर होता है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है कुछ जगह पे सर्कुलर शेप का भी होता है। तो इसमें कोई कोताही मत बरतिएगा कि ये रेट्रोवायरस है, लेकिन इसमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA हैं, वो भी लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ RNA के पाए जाने से रेट्रोवायरस नहीं कहलाता। इनके साथ क्या है, विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यही एंजाइम जो है जरूरी होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एंजाइम होना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं चैप्टर तो आपको सर ने जरूर पढ़ाया होगा, दैट इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अब ये नाम हम लोग यहाँ लिखते नहीं हैं, अक्सर हम लोग खाली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिख जाते हैं, एंड दिस एंजाइम, यही एंजाइम होने की वजह से इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो पाती है। तो जाहिर है जो इनके पास न्यूक्लिक एसिड है, इट हैज ए जीन्स फॉर दिस, इनके पास जीन्स होने चाहिए ये एंजाइम बनाने की। तो ऐसी लैंग्वेज भी एग्जाम में पूछी गई, भाई ये खुद ही तो, भाई जो भी एंजाइम आपके पास है आप बना लेते होगे ना,
चाहे पेप्सिन हो, चाहे रेनिन हो, चाहे आपके मेटाबॉलिक बहुत सारे एंजाइम हैं, यू मस्ट हैव एन जीन्स फॉर दैट एंजाइम। तो अगर हम लोग कह रहे हैं इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो दे मस्ट हैव एन जीन फॉर दिस डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यस, ये पूरा। इसके बाद एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने छोड़ दिया, इस वायरस की फोटो बनानी चाहिए थी, और वो एक बार सवाल में फंस भी गया है। तो मैं आपको टिपिकल वायरस जो HIV वायरस होता है उसकी फोटो बनाऊंगा, क्योंकि हर वायरस से TMV अक्सर आप बना घुमा करते हैं, ठीक, तो वो नहीं बनता। तो आप तो पहले ये तय कर दीजिए कि 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, तो मैं आपको ऐसे दिखा दूं, ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA। फिर दूसरा शब्द है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी बना देंगे वो भी। सर इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का गोला बना दीजिए सर्किल, एक नहीं बल्कि 2 बना दीजिए। और तीसरा एक शब्द और बनना चाहिए जो वायरसेस में जरूरी नहीं है पाया जाए, लेकिन इस वायरस में होता है, एनवेलप। इसलिए HIV की फोटो ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें लैबलिंग चाहिए। पहले हमने ये लिखना है एनवेलप, अभी आपको सर ने पढ़ाया नहीं होगा वायरस, दिस इज द एनवेलप। एनवेलप वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिसमें एनवेलप होता है और कुछ में एनवेलप नहीं। तो HIV एक एनवेलप्ड वायरस है। इस एनवेलप में क्या होता है, इट हैज एन ग्लाइकोप्रोटीन प्लस लिपिड, लेकिन ये नेचर नहीं याद करना है, सिर्फ बस ये बात समझ के रखनी है कि HIV में एनवेलप होता है। दूसरा जो ग्रीन पेन का सर्किल बनाया है, इट इज ए प्रोटीन। दोनों प्रोटीन है, 2 लेयर हैं। जो बाहर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं कैप्सिड P17 के नाम से जानी जाती है, आप खाली ऐसे याद करें। इसे हम लोग कहते हैं कोर प्रोटीन। वायरस अगर आप कहोगे तो प्रोटीन जरूर होगा, अब दोनों हो, कैप्सिड या कोर या एक। फिर ये जो लिखा हम लोगों ने, दिस इज द 2, साफ साफ देख लीजिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीन। अब एक सवाल और फंसा है हमारा, हम इतना ही रट के जाते हैं कि रिट्रोवायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो पहली गलती तो यहाँ से होती कि 1 या 2, तो आप फोटो में देखेंगे तो 2 बनेगा। लीनियर बनाया है तो वो भी अब आपका थ्योरी का पॉइंट कट गया। फिर दूसरा सवाल आता है कि जो एंजाइम आप बार बार कर रहे हो, सर ये कितने होते हैं? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है एंजाइम, या 2 होते हैं, या जरूरत पड़ने पे हम बना लेंगे? बताएं कितने होते हैं? 2 होते हैं। यस, ये ध्यान रखिएगा, ये खूब गलत होता है। जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता जैसे वो ऑप्शन पढ़ते हैं कंफ्यूज होने लगते, क्योंकि ये तो उनको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि 1 या 2। तो जो ब्लैक पेन से यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको दिखाई दे डायग्राम में, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। अब हमारा ये डायग्राम पूरा। वायरस इसीलिए ऑन जनरल जब पढ़ाए जाते हैं तो कहा जाता है इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को सरल भाषा में कहते हैं कि वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए। ये 2 कंपलसरी बातें हैं। अगर आप प्रोटीन हटा दो और कह दो वायरस इज ओनली न्यूक्लिक एसिड, तो वो वायरॉन कहलाते हैं, वायरस नहीं कहलाते। वो वायरॉन होते हैं जिनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर आप न्यूक्लिक एसिड हटा दो, खाली प्रोटीन लेकर घूमो, तो प्रायॉन्स कहलाते हैं। तो वायरस पढ़ाते वक्त 2 शब्द आपको और पढ़ाया जाए, वायरॉन और प्रायॉन्स। हम वायरस का जिक्र करें। अब सवाल जो आया था वो बड़ा विचित्र सवाल था, और ऐसे सवाल का आप एक आध सवाल को इग्नोर कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते। HIV का डायमीटर पूछेंगे, अब जाहिर बात है ऐसा सवाल आएगा तो आपके घूमे तो घूम ही जाएंगे। आ चुका, आने को तो अमीबा का डायमीटर पूछा जा चुका है, इसोफेगस की लेंथ पूछी जा चुकी है।
तो ऐसे का सवाल के लिए तैयार रहिए, अगर आ जाए तो आप जो करना चाहें कर लीजिए, जो आया है बस वही तो पढ़ा सकते हैं। HIV डायबिटीज 100 नैनोमीटर से लेकर के 140 नैनोमीटर तक पाया जाता है। अब ऐसे सवालों के लिए हम तैयार तो नहीं कर सकते, बट जो आए हुए हैं बस उन्हें तो हम आपको बता सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV यानी एड्स नहीं, दो बातें आती हैं। एड्स शब्द हम तब इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू विल शो द सिम्टम्स, आपके अंदर इम्यून की डिफिशियंसी हो जाएगी, आप में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण होंगे, तब आप कहोगे आई हैव एन एड्स। HIV पॉजिटिव और एड्स पॉजिटिव में अंतर है। HIV पॉजिटिव का मतलब होता है आई हैव एन HIV, एड्स पॉजिटिव का मतलब आई हैव एन रिस्पॉन्स अगेंस्ट द HIV। हमने अपनी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है, हमारी इम्यून सेल कम हो गई हैं और हमें सिम्टम आ गए। तो समझ में आगे फिर मैं सिम्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। मैं एड्स ट्रांसमिट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। HIV ट्रांसमिट करने के 4 तरीके। पहला तरीका आप में से मैक्सिमम लोग को पता है, दैट इज वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और ये सबसे सामान्य तरीका है। अगर आपका सेक्सुअल रिलेशन ऐसे व्यक्ति से है जिसको ऑलरेडी एड्स है तो ट्रांसमिट हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल नहीं लिखा है, STD आप पढ़ चुके। दूसरा तरीका वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को HIV है और उसका ब्लड आप अपने यहाँ ट्रांसफ्यूज कर लो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट कांटेक्ट। ब्लड प्रोडक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमें HIV पॉजिटिव है और हमारी सर्जरी की गई जिस इंस्ट्रूमेंट से, और उसी इंस्ट्रूमेंट को बिना स्टरलाइज किए आपकी सर्जरी कर दी हो जाएगा। हमने शेविंग कराई, ब्लेड इस्तेमाल की, कट गया। शेविंग में कट जाना एक सामान्य सी बात, तो ब्लेड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गई। वही ब्लेड का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति ने किया और उसमें भी कहीं कट गया, तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आ गया। उसी को लिखा गया है ब्लड प्रोडक्ट कांटेक्ट। उनसे कुछ मिठाई थोड़ी ना बना रहे हो कि उसके कांटेक्ट में आ जाए। तीसरा तरीका इंट्रावेनस ड्रग यूजर, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स। अगला टॉपिक आपके पास ड्रग्स है, तो ड्रग लेने के कई तरीके हैं। आप मुंह के रास्ते ले सकते हो, चबा के खा सकते हो, जैसे तंबाकू खाते हैं, या सूंघ सकते हैं, स्नोर कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जब दवाई थोड़ी कम होती, ड्रग थोड़ी कम होती है और दावेदार ज्यादा होते हैं, चबाए कितना कितना लोग, तो लोग क्या करते हैं उसका घोल बना लेते हैं, घोल बना के सिरिंज में भर लेते हैं 5 ml की सिरिंज, तो सब लोग अपनी अपनी नसों में डालते हैं। किसी भी ड्रग का रैपिड रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए तो सीधे वेन्स में लगाते। ऐसा एक बार सवाल आया था, अगर किसी दवाई का तुरंत रिस्पॉन्स आपको चाहिए तो किस माध्यम से लेना चाहिए, तो वाया आर्टरी या वाया वेन। तो वेन, आर्टरी के थ्रू कभी ड्रग ली नहीं जा सकती क्योंकि आर्टरी में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जैसे सिरिंज घुसेड़ोगे वो बैकफ्लो आ जाएगा। तो इसलिए जब जल्दी दवाओं का असर चाहिए तो हम नसों में, सो कॉल्ड वेन्स में लगाते। तो 10 लोग बैठ जाते हैं आराम से, दवाई का जो घोल बनाया सब लोग थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डाल देते, यहाँ लगाया फिर यहाँ यहाँ। सिरिंज इज गोइंग द कॉन्टैक्ट विद ऑल 10 पीपल, फिर वो सिरिंज बचा के रख लेते हैं कॉस्टली, क्योंकि सारा पैसा तो ड्रग में लगाना है। फिर संध्या को फिर बैठा पूरी, तो फिर थोड़ा सा घोल बना करके फिर वो महीनों चलती है सिरिंज, तो भी बहुत कॉस्टली होती है। तो वो इसीलिए इंडिया खूब कॉमन है। जो लोग ड्रग का सेवन करते हैं उनकी मंडली बदलती रहती है। चौथा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसको आप हटा भी सकते हैं, इसी में डाल देते ब्लड प्रोडक्ट में। यहाँ हम लिख दे रहे हैं वाया
प्लेसेंटा, ब्लड प्रोडक्ट में ऑर्गन प्रोडक्ट आ जाएगा उसमें वाया प्लेसेंटा। माँ को अगर है तो प्लेसेंटा के माध्यम से HIV शिफ्ट हो जाती है फीटस। यही आपका प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा था कंजेनाइटल इसे मत कह दीजिएगा। तो 4 तरीके हैं, इन चारों में सबसे कॉमन तरीका यही है, इट द कॉमनेस्ट मेथड। अब वो होमोसेक्सुअल है हेटेरोसेक्सुअल, कॉमन इतना है कि दुनिया के 10 एड्स के पेशेंट में 8 पेशेंट सेक्सुअल रूट से आते हैं, वो STD के थ्रू ही आते हैं। शायद इसीलिए जब कोई हमसे कहता है कि हमको एड्स है तो हम सबसे कॉमनली वही सोचते हैं, लेकिन वो इकलौता तरीका नहीं है। ये बात आपने STI में पढ़ी थी कि हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल रूट के अलावा अन्य तरीके से भी ट्रांसफर होती है। वहां पे मैंने एक नया नाम दिया था, इसको हमने बोला था पेरीनेटल। माँ से बच्चे को जब ट्रांसफर होता है फीटल लाइफ में तो पेरीनेटल, और ये दोनों हमने नाम दिया होगा पैरेंटेरल। तो आप थोड़ा चौंक रहे होंगे यार, पैरेंटेरल लिख रहे हो, तो पैरेंटेरल का मतलब होता है वाया ब्लड, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हो जाए। यही 4 कॉमन तरीके हैं, कॉमनेस्ट ये। फिर एक दूसरा सवाल, कई लोग इसमें क्यूरोसिटी बहुत है, कहते हैं मान लीजिए सर किसी को एड्स है, हम उसे किस कर सकते हैं कि नहीं? ये भी सवाल आता है। फिर दूसरा सवाल कि एड्स अगर किसी को है तो क्या हम उसका जूठा खा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा सवाल है, अगर मान लीजिए किसी लड़की या माँ को एड्स बाद में तो क्या अपने बच्चे को फीड करा सकती है? तो इस तरह के कई सवाल लोग पूछते हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि एड्स यानी HIV ट्रांसमिट होने का सिर्फ एक तरीका, बॉडी फ्लूइड, यानी ट्रांसमिटेड, एक जनरल पॉइंट लिखें, ट्रांसमिटेड वाया बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ब्लड भी बॉडी फ्लूइड ही है और सीमेन भी बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड और सीमेन इसके सबसे कॉमन तरीके हैं। ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, या टिश्यू फ्लूइड। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला पॉइंट अगर कुछ मिस कर रहा है तो फिर ऑर्गन में तो टिश्यू फ्लूइड आएगा ना, तो ये भी ट्रांसप्लांट। अभी तो हमारा 2 सवाल रह गया, किस वाला सवाल, जूठा खाने वाला सवाल और ब्रेस्ट फीडिंग वाला सवाल। तो बॉडी फ्लूइड तो वो भी है। जूठा खाने में क्या होता है, सलाइवा में भी HIV पाया जाता है। तो अगर सलाइवा में HIV जब हम खाना खाते हैं हाथ से या स्पून से, तो जब निवाला ऊपर जाता है तो ये हाथ मुंह में टच होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सलाइवा हाथ या स्पून में आ जाता है। फिर वो थाली में आता है तो सलाइवा थाली तक पहुंच जाता है और उससे लोग फिर खा लेते हैं। तो अवॉइड, अगर सलाइवा अवॉइड कर रहे हैं तो किस भी अवॉइड होगी। फिर लड़के ने कहा सर फ्रेंच किस, तो हमने कभी इतनी वैरायटी नहीं। तो उसने बताया सर फ्रेंच किस का मतलब दूर से किस कर देते। हमने कहा वो ठीक है, तो अगर और किस की वैरायटी आप जानते हो तो चले, लेकिन नॉर्मल जो किस है यू शुड अवॉइड, क्योंकि आप इस शब्द को पढ़ लीजिए। अब मिल्क वाला भी आंसर आपको मिल गया। भाई मिल्क भी तो शरीर का फ्लूइड ही है, बॉडी फ्लूइड, तो इसका मतलब मिल्क में भी पाया जाता है। लेकिन हम थोड़ा संशोधन क्या चाहते थे, लेस इन मिल्क एंड सलाइवा, यानी इन दोनों में इनकी मात्रा कम होती है। टेक्निकली तो आप अवॉइड करें आप इसको, लेकिन मान लीजिए एक बार आप किस करना ही चाहते हैं तो कर लीजिए, एक बार जूठा खाना ही चाहते हैं तो खा लीजिए, और एक बार दूध पीना चाहते हैं तो पी लें। संभावना कम है, इग्नोर नहीं करना। अगर आप जान हथेली पे ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल अभी यहाँ ना बताते तो आप बाहर आके कहते सर ये भी बताओ, तो इसलिए हमने नहीं बताया। हाँ ये जरूर है कि जो लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको एड्स होने की पॉसिबिलिटी खूब होती है। एक जगह आप जब एड्स खत्म करोगे NCERT में तो बड़ा लंबा सा लिखा है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन के नाम से, पूरा आधा पेज खाली। तो उसमें एक बात बताई गई है कि मरना तय है हमारा,
जो भी इस धरती पर आया है वो मरेगा, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना, विलुप्त तो होना ही पड़ेगा। लेकिन मरने का कारण लापरवाही मत करिए। तो लिखा है डोंट डाई विद इग्नोरेंस, आप केयरलेसनेस से मत लो। लेकिन ज्यादातर लोग मर केयरलेसनेस से हैं, शायद कि देखो लापरवाही तो है। तो यही बात यहाँ पर भी, आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू शुड अवॉइड द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। आपका जीवन में सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए। आप जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और होती भी है अस्पतालों में स्क्रीनिंग। देन ड्रग यूजर की श्रेणी में ही मत आइए। और माँ को अगर है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो एंटीपी करा दीजिए। तो इसलिए आप इतना परेशान मत होइए कि सर एड्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अरे होएगा ही का, ये सोचिए ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर। तो ये बात कही गई कि इसमें सर कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप वैसे माहौल में रहते हो इस वाले में तो फिर चांसेस हैं। तो ट्रांसमिशन क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद आती है बात कि सर एड्स जो है वो हमारे शरीर में कैसे अटैक करती है। तो इस शब्द को जानिए। एड्स अटैक, इस शरीर में कैसे अटैक करेगी। तो इसमें एक शब्द आता है हमारे पास कि जब एड्स हमारे शरीर में अटैक करती है और जब हमारे शरीर में लक्षण आता है, इसमें बहुत बड़ा टाइम गैप है। इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आप जानते होंगे इस शब्द को, इंक्यूबेशन पीरियड हर बीमारी में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है द टाइम लैग या टाइम डिफरेंस, जो आप कह रहे, टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब एंट्री ऑफ द पैथोजन, में वही लिखूं, एंट्री ऑफ पैथोजन, शरीर के अंदर वो पैथोजन जाए। टू अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, आपके शरीर में वो लक्षण नजर आए। तो इसी के बीच में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये इस जगह पर महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका टाइम लैग बहुत है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये बहुत लंबा है। हम ये भी सीखेंगे क्यों इतना लंबा है। नहीं तो नॉर्मली जैसे मलेरिया है 8, 10, 12 दिन में हो जाता है, फाइलेरिया में तो और लंबा है। तो ऐसे इसमें भी है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, it varies from few months to many years, कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक। उस महीनों का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 महीने से लेकर के 57 मंथ, यानी 1 साल से 5 साल, ये औसत है। लेकिन इट मे इंक्रीज अप टू 5 to 10 ईयर। कभी कभी 5 से 10 साल बाद लक्षण नजर आते हैं। तो जो कुछ आपकी जिंदगी है वो इसी में है। Once the symptoms of the AIDS are appear, your life span is certain for only 1 year. आपकी जिंदगी तब तक है जब तक आपने लक्षण नहीं आए। लेकिन अगर आज 2023 25 अक्टूबर को लक्षण आ गए तो 25 अक्टूबर 2024 आप नहीं देखोगे, ये एकदम तय। विद इन 1 ईयर योर डेथ इज सर्टेन। जैसे रेबीज में हम कहते हैं इफ द सिम्टम्स ऑफ द रेबीज अपीयर, तो 14 दिन से ज्यादा आप जिंदा नहीं रहोगे, मैक्सिमम 14। 10वें 12वें 11वें दिन में आप निकल गए। बहुत खींचोगे तो 1-2 दिन और द सेम प्रोसेस। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ध्यान रखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हो 15 महीने से लेकर 57 महीने तो यही लिखिएगा। लेकिन कई सवाल ऐसे हमको मिले हैं जहां पर एग्जैक्ट ना दे करके वो 5 to 10 ईयर लिख दिए। इसके पीछे कारण है, वो मैं आपको अभी बता दूं। फिर दूसरा सवाल आता है, जब भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसका अपना एक टारगेट पॉइंट होता है कि भैया हम वही काम करें। हर बीमारी में आपने पढ़ा
स्पोरोजोइट मलेरिया में आपके ब्लड में घुसा था, लेकिन उसकी कोई मोहब्बत नहीं थी आरबीसी से। मैं तो चाहता वहीं आरबीसी पर अटैक कर देता, उसकी सारी मोहब्बत लीवर सेल में थी, तो सारे के सारे स्पोरोजोइट जाके लीवर पर अटैक किए। जब लीवर से निकले तब जाके वो आरबीसी पर अटैक किए, क्योंकि उनके लिए रिसेप्टर्स वहीं होते हैं। भाई आपके निमोनिया का जो बैक्टीरिया है जाता तो इसी रास्ते है ना, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कुछ नहीं टच करता, वो जाके अलवेलाई पे ही काम करेगा। द सेम फॉर दिस। एचआईवी का जो टारगेट है वो 2 सेल्स है, एक नहीं। एचआईवी एक्ट ऑन मैक्रोफाजेस, नाम कई बार आ चुका है, एंड हेल्पर टी सेल, इन्हीं 2 पे काम करता है। और वायरस की बड़ी बेसिक स्टोरी होती है, जब भी वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है तभी मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि वायरस अपना सजीव लक्षण, लिविंग फीचर किसी होस्ट सेल के अंदर ही शो करेगा। होस्ट सेल के बाहर तो मुर्दा जान है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होता। हर वायरस आप चाहे जो पढ़ लीजिएगा, जब वो अपने किसी होस्ट सेल के अंदर घुसेगा तभी वो रेप्लिकेट करेगा, में से संख्या बढ़ा, फिर उसको तोड़ मरोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये 2 ही जगह अटैक करेगा, मैक्रोफाज पे और यहाँ, एंड मल्टीप्लाई उसी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। अब अक्सर हम इसको रेप्लिकेट कहते हैं, तो अभी मैं टेक्निकल भाषा नहीं कहती, लेकिन जानते हैं बुरा क्या हुआ। दोनों जगह ये अटैक करता, दोनों जगह मल्टीप्लाई करता, लेकिन फैक्ट्री ऑफ एचआईवी खाली इसी को कहते हैं या इसको कहते हैं, ये बताइए। एचआईवी की फैक्ट्री किसे कहेंगे? मैक्रोफाजेस को, इसे नहीं कहते। दैट इज एचआईवी फैक्ट्री, और इसका रीजन ना बताया गया। दोनों लाइनें अलग अलग हैं। काम किस पर करता है? तो काम 2 जगह करता है, मैक्रोफाज और हेल्पर टी सेल पर। दोनों में रेप्लिकेट करेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, दोनों की सेल को तोड़ के धमाका करके बाहर आ जाएगा। लेकिन हम फैक्ट्री खाली इसी को कहते हैं, हम हेल्पर टी सेल को फैक्ट्री क्यों नहीं कहते? कैन एनीवन गिव द आंसर? जैसे मान लीजिए मैं बॉय और गर्ल दोनों को थप्पड़ मारने वाला, और आप कहोगे सर ने दोनों को थप्पड़ मारना है, लेकिन जब क्लास खत्म होगी तो आपको पता चलेगा बॉयज को ज्यादा थप्पड़ मारे, तो आप कहोगे सर की इंटेंशन बॉयज के प्रति ज्यादा थी क्या? नो, हमारे तो आप बॉय और गर्ल अपने घर वालों के लिए होंगे, हमारे लिए तो आप स्टूडेंट हैं। हमने मारना शुरू किया, जो सामने ज्यादा मिला उसको ज्यादा पड़ गई, तो संख्या में बॉयज ज्यादा थे, जगह जगह उपलब्ध ज्यादा थे, इससे पिट वो ज्यादा। द सेम फॉर दिस। जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो शरीर में सिर्फ 2 ही जगह पाई जाती, या तो ब्लड प्लाज्मा में या सेकेंडरी लिम्फोइड, और ये भैया कनेक्टिव टिश्यू सेल है, और कनेक्टिव टिश्यू हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 4 टिश्यू जो आप पढ़ोगे ना, उन 4 में सबसे ज्यादा जो टिश्यू है, मोर देन 50% टिश्यू ऑफ योर बॉडी इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो इसलिए ये इजिली अवेलेबल है। यही वो कह रही हैं कि मैक्रोफाजेस are connective tissue cell present in connective tissue so easily available। हमें तो मल्टीप्लाई करना है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा जाहिर है उन पे हम ज्यादा अटैक करेंगे, and that's why it is known as an HIV factory। लेकिन जो हेल्पर टी सेल है, it is found only in 2 places, फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ओनली। तो ये स्पेसिफाई है इन जगह पर। तो इस लाइन को आप 1-2 बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सर मैक्रोफाजेस ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए जब एचआईवी अटैक करने आएगा तो अगर 3 हेल्पर टी सेल मिलेंगे तो 7 ये। तो चूंकि ज्यादा रेप्लिकेशन मैक्रोफाजेस में होता है, इसलिए फैक्ट्री शब्द इसे कहा। क्लियर हो गया? अब हम
ये सीखेंगे इसके बाद कि कैसे ये काम करता है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड और दिस। Yes, so next हमारे पास अगला हिस्सा है that is action of HIV in the host cell। अब host cell हमारे पास कंफर्म है कि वो मैक्रोफाजेस हैं और हेल्पर टी सेल हैं। तो हम एक चार्ट में इसे शो करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तकरीबन वही चार्ट आप समझ लें तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो ये मैं आपको एक बॉक्स जैसा बना रहा हूँ। इस बॉक्स का नाम आप कोई सेल कह लीजिएगा। अब वो चाहे मैक्रोफाजेस समझ लीजिएगा, चाहे वो हेल्पर टी सेल, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोड ऑफ एक्शन तो एक ही जैसा है। तो मैं नाम दोनों लिखे दे रहा हूँ कि इट इज नेम्ड एज आइदर मैक्रोफाजेस और हेल्पर टी सेल, TH। अब ये सेल है तो जाहिर है इसके पास अपना न्यूक्लियस भी होता होगा। न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि अपना इसका जेनेटिक मटेरियल भी होता होगा इसके पास। तो यूकैरियोटिक सेल है तो हम डीएनए की कल्पना ही करें। तो ये मैं होस्ट सेल जीनोम लिख दे रहा हूं, होस्ट सेल जीनोम। बताने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो भी सेल्स हैं सब डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, तो इसलिए मैंने वैसे ही बनाया। वायरसेस की स्टोरी जान लें जो आप वायरस में भी जनरली पढ़ा करेंगे। जैसे मैंने आपको HIV वायरस बनाया तो मैं अब टिपिकल वायरस नहीं बनाऊंगा। एक मैंने जीनोम बनाया और इसके चारों तरफ हम आपको एक ऐसी कवरिंग बना देंगे। अब इस कवरिंग को आप कैप्सिड या कोर प्रोटीन समझिए या एनवेलप समझिए, है वो ऐसा। वायरसेस इन जनरल जब हम दिखाते हैं तो यही दो चीज दिखाते हैं कि भैया जीनोम होता होगा और कवरिंग होती है। एनवेलप से कोई विशेष ताल्लुक नहीं। जब भी कभी वायरस किसी भी होस्ट सेल को अटैक करेगा तो उसका पहला पॉइंट होता है कि अपने होस्ट सेल से जाके वो चिपक जाएगा इस जगह। तो यही वायरस HIV ही मान के चलिए, और ये अपने पास यहाँ पे जाके चिपक, यही रिसेप्टर्स हैं। तभी आप कह पाते हो कि वायरस भैया इसी जगह काम कर पाता है। अब ये वायरस होस्ट सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। मैं इसका नाम रख दूं, दैट इज HIV। वायरस अंदर जाने के दो तरीके। कुछ केसेस में आप पढ़ोगे कि पूरा पूरा वायरस अंदर चला जाता है, यानी जीनोम और उसकी जो प्रोटीन कैप्सिड है वो भी अंदर जाता है। और कुछ वायरसेस में होता है सिर्फ उसका जीनोम ही अंदर जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एज ए होल भी चला जाएगा तो भी वो काम हमेशा जीनोम से ही करेगा। ये HIV के केस में सिर्फ जीनोम अंदर जाता है और उसकी कवरिंग बाहर ही रह जाती है। जो कैप्सिड या एनवेलप है दैट रिमेन्स आउटसाइड। लेकिन अन्य किसी वायरस की मैकेनिज्म पढ़ी है जिसमें कहा जाए पूरा वायरस अंदर घुस जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कपड़े ही तो उतारने, ये घर के बाहर कपड़े उतार के आए या घर के अंदर पहुंच के तब कपड़े उतारे, होना तो इनको जीनोम ही एक्सपोज करना है। और ये लिखते हैं हम लोग दैट्स ए वायरल जीनोम। वायरल जीनोम जिसे आप अभी तक पढ़ रहे थे, दिस इज द सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और अपना पहला काम ये करें क्योंकि जैसे ही अंदर पहुंचते हैं दे स्टार्ट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो वायरल जीनोम आपके पास है दैट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द DNA। ये और जब ये DNA बनेगा तो ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड DNA बनेगा। ये आपकी किताब नहीं लिखती, बस हम ये लिख लेते हैं कि सर RNA DNA में कन्वर्ट होगा। तो ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट होता है। हम लोग को सिखाया जाता है कि आप ये याद कर लो कि भाई RNA से DNA बन गया, दैट्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये भी थोड़ा फोकस करिएगा कि यहाँ पर आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA था
जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे अंदर जाके करता है तो वो डबल स्टैंडर्ड कर लेता है। एंड इसी प्रक्रिया को आप नाम देते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो एंजाइम आप बार बार हाईलाइट कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टीज। ट्रांसक्रिप्टीज तो सबसे पहला काम यही करता है, और ये काम अगर वो नहीं कर पाएगा तो कोई आपके शरीर में होस्ट सेल को कोई नुकसान भी नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेप, वायरस इंटर्स इन द होस्ट सेल इन फॉर्म ऑफ जीनोम। होस्ट सेल के अंदर जाकर के दिस वायरल जीनोम यानी आरएनए चेंजेस इनटू द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर जैसे ये प्रक्रिया कर लेगा, इट इज सून इनकॉर्पोरेट विद द होस्ट सेल। क्योंकि हर वायरस की कोशिश ये होती है कि जब हम जिस सेल के अंदर जाएं उसको पहले अपने कब्जे में ले लें। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेजन। जब हम आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने का उद्देश्य क्या होता है? आपकी सारी चीजें मेरे कंट्रोल में आ जाएं। मैं आक्रमण करूं और आपके घर में आकर के मैं जूजू बन के रहूं तो आक्रमण करने का फायदा ही क्या? जब जूजू बन के रहना तो रिक्वेस्ट करके भी तो रह सकते थे। तो इसलिए सारे वायरसेस की स्टोरी यही है, जिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए नाउ इनकॉर्पोरेट विद होस्ट सेल जीनोम। अब जाकर के ये इस सेल से जुड़ेगा, सेल के जीनोम के साथ। तो यही डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंटर्स इनटू द दिस प्लेस, और ये आपके पास जाकर के, इसीलिए इसने डबल स्टैंडर्ड बनाया था, एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विद दिस, और इसके साथ जाके जुड़ गया। इस प्रकार से जुड़ता है कि अब सारी सेल और मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्योंकि सेल की जितनी भी प्रोसेस आप पढ़ते हो सब का सब न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल में होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही सेल की मशीनरी को, सारी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। तो जैसे ये आपका वायरल जीनोम इनके साथ जाके जुड़ा, सारा कंट्रोल सेल का भी इनके पास आ गया। यही वर्ड लिखा है, और ये आपको जब वायरस पढ़ाया जाएगा टेक्निकली तब इसी तरह के रफली प्राइसेस पढ़ाएंगे। मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। सर जैसे ये जुड़ेगा, जब इसने अपने कंट्रोल में ले लिया तो उसने कहा भैया अपना काम बंद करो, अब जो हम कह रहे हैं वो करो। तो सबसे पहले करता है काम, जब यहाँ पहुंच गया तो सोचता हम अपनी संख्या बढ़ा। तो ये ढेर सारे अपने वायरल जीनोम की सिंथेसिस कराता है, यानी वही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये बनवाना शुरू करता है। डीएनए से आरएनए बनाना तो आसान है भाई, आरएनए से डीएनए बनाया तो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा, एनालिटिस ट्रांसक्रिप्शन। तो अब इसने इसे अपने उसी सेल के अंदर वायरल जीनोम बनाया। हम ऐसे लिखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर आप अपनी भाषा में कहें वायरल जीनोम। जितना उसका दिल करता है उतना ये अपना जीनोम बनवा ले, 100 बनवाए, 1000 बनवाए, 10,000 बनवाए, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। और यही आपको वायरस में पढ़ाया जाता है कि वायरस जब होस्ट सेल में घुसते हैं तभी वो अपनी संख्या का इजाफा कर पाते हैं। यही इनका लिविंग फीचर है। अब इस सेल के बाहर निकाल तो वायरस कतई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। कहते हैं बंद बोतलों में हजारों सालों तक वायरस को रखा जा सकता है। इट्स ए नॉन लिविंग फीचर, ये लिविंग फीचर। अब इसकी सारी सेल की मशीनरीज कोई मतलब नहीं कि भैया तुम्हारा काम क्या था। मैक्रोफाजेस का काम खत्म, फैगोसाइटिक होता था। हेल्पर टी सेल का काम HICMI को मदद करना है, खत्म, क्योंकि हम इनके कब्जे में नहीं है, ये किसी दूसरे के कब्जे में। तो जो इनका बेसिक फंक्शन होता है वो रुक जाता है और सारी एनर्जी इसी में लग जाती है। फिर इतने बनने के बाद ये अपने लिए कपड़े भी सिलवाते हैं। बोले तो प्रोटीन कोट कौन बनाएगा? ये भी तो साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। तो जब इन्होंने वायरल जीनोम बनवा लिया तो सबके लिए ये कपड़े सिलवाते हैं कि नंगे थोड़ी ना यहाँ से निकल के जाएंगे। ऐसा कब्जा करने से क्या फायदा कि घर से बाहर निकल रहे हैं नंगे निकल रहे हैं। ये सब अपने लिए प्रोटीन की कवरिंग बनाते हैं। जो प्रोटीन स्पेसिफिक चाहिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा के सब कपड़ा पहन के, सूट बूट पहन के तैयार। इसी को आप सरल भाषा में कहते हैं वायरस मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल। अब ये पूरा वायरस बन गया। एक वायरस घुसा था, वायरस क्या सिर्फ जीनोम घुसा था, और घुस करके देखिए उसने अपने अंदर 1500 बनवा डाले। हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब जरा इसकी स्टाइल देखिएगा।
जब ये यहाँ पर मान लीजिए 1 घुसा और 1000 बना लिया, तो नॉर्मली वायरस क्या करते, जब 1000 बन जाते हैं तो इस होस्ट सेल को तोड़ देते हैं और तोड़ के धाम से बाहर निकलते हैं। ये पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत चालाक वायरस है। यही इसकी स्पेशलिटी है, जिस वजह से HIV एक डेंजरस डिजीज के फॉर्म में डेवलप है। नॉर्मली वायरस जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कपड़े उपड़े पहन लेते हैं, तो ये पूरे होस्ट सेल को तुरंत डैमेज कर देते हैं और फोड़ के हजार बाहर, फिर 1000 नई कोशिकाओं का अटैक करते हैं, फिर उन सब के अंदर हजार बनवाती हैं, संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये बहुत महीन सा एक छेद करते हैं, इतना महीन जो शायद आपको दिखाई भी ना दे, और एक एक करके धीरे धीरे सरक के बाहर निकलते हैं। These viruses comes out from the host cell via minute pore. इतना minute pore है कि सर ये मरते ही नहीं। ये एक एक करके ये सभी वायरसेस जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। यस, मैं आप शायद देख ना पा रहे हो, जहां मैंने हरी लाइन खींची है ना, वहां एक पहले एक छोटा सा छेद बना है। तो पॉइंट बोला, दिस वायरसेस comes out from host cell via minute pore। अब आप minute pore वर्ड क्यों लिख रहे हैं? जैसे हम इसमें बहुत महीन सा छेद बनाए, किसी तरह ऐसे मटक उटक के निकल जाएं, किस तरह से, ताकि ये चाहते हैं कि जब हम 1000 लोग निकले एक करके तो होस्ट सेल मरे ना। यही स्पेशलिटी है इसकी कि सर इस माइन्यूट पोर की वजह से सर इतना महीन छेद होता है कि इनके निकल जाने के बाद सर ये तुरंत रिपेयर हो जाता है और वो होस्ट सेल वैसी की वैसी रह जाती है। यानी पॉइंट हुआ कि होस्ट सेल नॉट डाई, मरती नहीं है। जबकि वायरसेस में मैंने पढ़ा है कि हमेशा वायरस जब भी मल्टीप्लाई करके निकलता है तो होस्ट सेल को मार देता है। अब इसी में इससे रह चुका हूं। सपोज करिए 10 HIV घुसे थे और सब ने 10-10 ही बनाए, बड़ी मिनिमम वैल्यू ले ले, तो 10 मैक्रोफाजेस या हेल्पर टी सेल पर अटैक किए होंगे, सबने 10-10 वायरस और बनाए होंगे, तो संख्या हो गई 100। तो वो 10 मैक्रोफाजेस से निकल आएंगे, लेकिन एक भी मैक्रोफाजेस मरेंगे नहीं। अब 100 बन गए चाहिए, वो 100 मैक्रोफाजेस पे अटैक करेंगे, बनेंगे 1000, एक भी मैक्रोफाज मरी नहीं। फिर 1000 पे अटैक किया तो बने 10,000, 10,000 से 1 लाख। इस तरह ये अपनी संख्या अरबों और खरबों में पहुंचा लेते हैं और आपकी एक सेल भी मरने नहीं देते। एंड दिस इज द रीजन कि व्हाई द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्गर। ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, बस खाली हम रट के बैठे हुए हैं हमारा इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है। तो लंबा इतना क्यों होता है? 5-5 साल होता है। भाई आप में लक्षण तो तब समझ में आएंगे जब इम्यून की डिफिशियंसी होगी। ये कर ही नहीं रहे इम्यून डिफिशियंसी। शुरुआत के वर्षों में यानी कई महीनों तक, 15 महीने तक मिनिमम, एक भी मैक्रोफाज मरने नहीं देते। जब मैक्रोफाज मरेगी ही नहीं, हेल्पर टी सेल मरेगी ही नहीं, तो काहे की इम्यून डिफिशियंसी, और अपनी संख्या बढ़ाई चली जाए। जब इनकी संख्या अरबों अरबों खरबों में पहुंच जाती है, अब ये तय करते हैं हमारी आबादी पहुंच है। फिर ये डिसाइड करते हैं अब मैं कई अरबों सेल पर एक बार अटैक करूंगा, कहते हैं आपकी फोड़ के निकलना है। अब वो फोड़ के धाम से निकल गए और तुरंत आपकी मैक्रोफाज का लेवल एकदम नीचे आता है। ऑल ऑफ सडन 10-15 दिनों के अंदर आपको पता चलता है यार मेरी तो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया, लगता है 15 दिन पहले तो एकदम स्वस्थ थे। ये है एड्स। तभी हमने आपसे कहा था कि आप सुखी तब तक हैं जब तक आप में सिम्टम नहीं है। वंस द सिम्टम अपीयर, डेथ इज इनएविटेबल, 100% विधि नहीं है। रीजन समझ में आया? तो पॉइंट यही बोला। फिर उसके बाद इस तरह से ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब आपको ये लग रहा हो कि सर वो सेल मरेगी कब? जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सेवरल टाइम, मल्टीप्लिकेशन
several times. Macrophages, या macrophages ना लिखें आप, host cell start to die. ये सवाल कोई नहीं पूछता, सिर्फ अपनी क्यूरोसिटी रह जाती है, इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड क्यों है? तो उसकी वजह सिर्फ पहली बार समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट एक और देखिए, ये दूसरे मामले में चालाक है। चालाक ये है कि सर नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि हमारे वायरसेस म्यूटेशन करते हैं और यही हमारी मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी तकलीफ है। तो वायरसेस हर सेल में जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सेल में घुसते हैं, हर सेल में म्यूटेट करते हैं। जैसे पहली बार मैक्रोफाज पे अटैक किया तो म्यूटेंट फॉर्म निकलता है, फिर जब सेकंड बार टाइम अटैक किया फिर म्यूटेट कर जाते हैं, थर्ड टाइम अटैक किया फिर म्यूटेट कर जाते हैं। इसीलिए आपके शरीर में इंटरफेरॉन का कोई रोल ही नहीं रहता। नहीं तो आप सोचते हो कि इंटरफेरॉन भी तो काम करनी चाहिए। जैसे इस वायरस ने अटैक किया तो इन्होंने इंटरफेरॉन जरूर बनाए ताकि बगल की सेल को सुरक्षित किया जा सके, लेकिन वो इंटरफेरॉन इसके खिलाफ काम करेगी ना, इससे बचाएगी। भैया थोड़ा बदल के आ गए तो उसके खिलाफ तो इंटरफेरॉन है ही। फिर जब बदल के गए नई सेल पे फिर अटैक किया, फिर इंटरफेरॉन बना और वो इंटरफेरॉन पे इनके खिलाफ काम करेंगे, फिर म्यूटेट करेंगे। दुनिया का सेकंड मोस्ट म्यूटेबल वायरस है आफ्टर राइनो वायरस। इसीलिए ना वैक्सीन की हम कल्पना करते हैं दोनों में, और इन दोनों बीमारियों में हम पीड़ित हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड जब होगा तो होगा, होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली धीरे 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 उसको हटाता है। यही बात इनके साथ, इसलिए आज तक हम वैक्सीन की बात नहीं करता। आरएनए वायरसेस जितने होते हैं सब के सब बहुत ज्यादा म्यूटेबल होते हैं, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना, जबरदस्त म्यूटेशन उसमें भी है। और इसीलिए जितने भी आरएनए वायरसेस हैं उनके खिलाफ वैक्सीन बनाना क्वाइट डिफिकल्ट है। क्लियर हो गया? ठीक बताया था, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। एक शुरुआत का फेज अभी कह रहे थे हम लोग कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई लक्षण आता ही नहीं है, और इसी को तो आपने इंक्यूबेशन पीरियड कहा था। इंक्यूबेशन पीरियड हम इसका जिक्र नहीं कर रहे, जिसके बारे में आपने कहा था दैट इज क्वाइट लॉन्ग, इट मे फ्रॉम फ्यू मंथ टू द मेनी ईयर्स। पहला लाइन इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम अपने सारे ज्ञान चक्षु खुले रखिए। जो शुरुआती लक्षण आते हैं हालांकि बहुत इंडिकेटिव नहीं होते, दे आर वेरी माइल्ड, यानी बहुत हल्के फुल्के लक्षण हैं। माइल्ड कह लीजिए या कह लीजिए इनिशियल सिम्टम्स, माइल्ड या इनिशियल सिम्टम्स ऑफ एड्स, इन्हें हम लोग नाम देते हैं आर्क। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जितना आप महत्व समझ पाए। जो शुरुआती लक्षण है हम उन्हें माइल्ड क्यों कह रहे हैं, ये भी वर्ड अभी सीख जाएंगे, लेकिन इसका पहले फुल फॉर्म जानिए। आर्क का फुल फॉर्म होता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे ये बच्चा फुल फॉर्म याद करता है तो उसको लगता है कॉम्प्लेक्स लिखा है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन, उलझा हुआ, तो उसे लगता ही नहीं ये माइल्ड फॉर्म। और इसलिए जब ये सवाल पूछा जाता है तो फुल फॉर्म लिख के पूछा जाता है कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ ऑप्शन, इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द एड्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स ऑफ द एड्स, तीसरा लास्ट सिम्टम ऑफ द एड्स, चौथा कुछ और कहते। तो बच्चे को बड़ा फेवरेबल लगता है, कॉम्प्लेक्स है मतलब लास्ट वाला, अंतिम वाला होता होगा, या उलझा हुआ। ये उलझा हुआ नहीं है, ये बेहद सुलझा हुआ सिम्टम है। ऐसे सिम्टम आपको बताएंगे कि शायद आप में से भी कुछ लोग के होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स है। जैसे याद करिए, हम लोग कहते हैं कोई भी बीमारी होने वाली होती है तो कई बार हमें बीमारी का एहसास 4-6 घंटे पहले या 1-2 दिन पहले भी हो जाता है, और हम लोग अनकंफर्टेबल थोड़ा महसूस करते हैं और कहते हैं यार कुछ अनईजी लग रहा है, लगता है हमारी तबीयत खराब होने वाली, लेकिन ये इंडिकेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या होने वाला। जैसे उल्टी होने से पहले जी मितलाने लगता है, तो आपको लगता है कई बार दिन भर जी मितलाता रहता है और शाम को तबीयत खराब हो जाती है, वही माइल्ड सिम्टम की बात है।
जो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देते कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है। मैं एग्जाम्पल इसके लिख के दिखाऊं इसमें क्या क्या होता है। इस माइल्ड सिम्टम में एक शब्द आता है बाउट्स ऑफ फीवर। दूसरा शब्द आता है डायरिया और तीसरा शब्द आता है इसमें एंड दैट इज वेट लॉस। जैसे डायरिया होना, किसी को डायरिया हो तो क्या हम सीधे एड्स से समझेंगे? शायद नहीं। एक सामान्य सी बीमारी है, कुछ भी हम गड़बड़ सड़बड़ खा लेते हैं तो कई बार डायरिया हो जाता है और कई बार तो डर के मारे भी डायरिया हो जाता है। अचानक कोई ऐसी न्यूज सुनते, बहुत अनकॉमन नहीं है कि कोई आप ऐसा काम करने जाए जहां आपको थोड़ा डर लगे, आप देखिए कि रुक जाओ 5 मिनट में होके आते हैं, भले कुछ ना निकले लेकिन आप सोचते हो एक बार जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा। ये भी डायरिया। तो डायरिया का होना एड्स इंडिकेट नहीं करता। वेट लॉस भी एक बहुत अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। तो ये दोनों बीमारियां शब्द देख करके क्या आप बताओगे कि हमको एड्स है? इस शब्द को देखिए बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स का मतलब होता है झटका, बुखार का झटका लगता है। अब ये शब्द पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्द पुराने रिपीट करने पड़ेंगे। जैसे टाइफाइड पढ़ा था तो कहा था वहां पे सस्टेन्ड हाई ग्रेड फीवर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वो उन्हीं का बिल्कुल पेटेंट वर्ड है आपके सिलेबस में। फिर जब मलेरिया मैंने पढ़ाया था तो वहां पैरोक्सिम शब्द लिखाया था, वहां पे कहा था बुखार एक निश्चित अंतराल के बाद आता है। इट मे बी द 48 आवर या 70 आवर। इस बाउट्स ऑफ फीवर को कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। बुखार आया, 1 या 2 दिन रहा, फिर 2-4 दिन अब नहीं आएगा, कोई फिक्स नहीं है कितने दिन नहीं आएगा, फिर 4-6-10 दिन के बाद फिर आ गया, 2-3 दिन बुखार रहा, फिर 3 दिन बाद फिर आ गया, फिर 15 दिन बाद आ गया। यानी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। रेगुलर पैटर्न होता तो मैं आपको बताता इतने समय के बाद आएगा, जैसा मलेरिया में होता। तो इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमिटेंट फीवर। रुक रुक करके बुखार आता है। इंटरमिटेंट फीवर। तो सर यही आर के कहलाता है। अब इन तीनों शब्दों को अगर आप समझ गए तो कभी इंडिकेशन नहीं मिलता कि आपको एड्स है। कोई आके कहे कि यार आए दिन हमको बुखार हो जाता है, हमारे पेट भी गड़बड़ रहता है और वजन भी कम हो रहा है, तो हम प्राइमरली ये बीमारी थोड़ी ना सोच लेंगे। तो वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज। हम सोचेंगे यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी, खाने पीने का ध्यान रखो, कमजोरी रहती होगी, ये खाओ वो खाओ, ऐसे ही तो सोच पाती। तो यही कहलाता आर्ट। खूब गलत होता है, मतलब जितनी आप अपने पास सीमा है उतना गलत करके आते हैं आर्ट, और इसमें यही तकलीफ दे जाता है। एक्चुअल सिम्टम कैसे क्या होते हैं? जब आपके पास एक्चुअल सिम्टम आते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये एक्चुअल इन्फेक्शन मतलब सिम्टम्स है। क्यों ऐसा हुआ होगा ये तो नाम से स्पष्ट है। जब आप में ढेर सारी मैक्रोफाजेज या हेल्पर टी सेल कम होने लगती होंगी तो आपका इम्यून कमजोर हो जाता होगा। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब हुआ दैट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। एकदम लॉजिकली सोचिएगा, अगर आपके पास हेल्पर टी सेल कम है तो आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? और हुआ तो आपको कोई भी बीमारी कभी भी हो जाएगी, और हो जाएगी तो जल्दी ठीक भी नहीं। मैं कल भी स्वस्थ था और आज भी स्वस्थ हूं तो ओनली बिकॉज ऑफ माय इम्यूनिटी। क्या इन पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शरीर में कोई पैथोजन अंदर नहीं गया होगा? बिल्कुल गया। हम ज्यादा से ज्यादा खाने का ध्यान रख सकते हैं, किसी गंदी जगह बैठेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, लेकिन हवा को कैसे बदल देंगे? तो बहुत सारे जर्म्स हवा के रास्ते, खाने या पीने के रास्ते हमारे शरीर में जरूर गए, लेकिन ये हमारा अपना डिफेंस सिस्टम है, उसने लड़ा और उन आपके पैथोजेंस को हरा दिया और आज मैं स्वस्थ हूं आपके साथ। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम बीमार तुरंत पड़ जाएंगे। दैट इज अपॉर्चुनिटी। बीमारी की सिर्फ एक ही वजह होती है, दैट इज अ डिफेंस वीकर। क्योंकि एक ही माहौल में एक ही चीजें रह के खाते हैं,
सांस लेते हैं, लेकिन एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, दूसरा नहीं पड़ता। हमारी सीमाएं हैं, कुछ के लिए हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका इम्यून सिस्टम चूंकि इस बीमारी में वीक होता है, हेल्पर टी सेल मैक्रोफेजेस दोनों कम पड़ने लगती हैं, इसलिए आपके अंदर बीमारियों की अपॉर्चुनिटी यानी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यस, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल हो सकता है, कोई फंगल या कोई पैरासाइट। अब इसमें दो नाम थोड़े स्पेसिफाई करते हैं। बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिकेशन दिया गया, बैक्टीरिया लाइक लिखा है माइकोबैक्टीरियम, एक ये शब्द लिखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर बार आपको माइकोबैक्टीरियम का ही इन्फेक्शन होगा, लेकिन माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सामान्यतः उन्हीं लोगों को अटैक करता है जिनका इम्यूनिटी वीक होता है। आई एम टेलिंग अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का बैक्टीरिया हम सबके अंदर है, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में मेरे पास भी और आपके पास भी। लेकिन आप में से शायद ही किसी को ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी है, बिकॉज ऑफ आवर डिफेंस। लेकिन जिस दिन जीवन के क्षेत्र में जब आप पहुंचोगे और जिस दिन आपका शरीर कमजोर होगा, उसी दिन यू विल बी डायग्नोज्ड एज ए ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सर हमारे यहाँ कण कण में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसीलिए हमने कहा था पैदा होते ही सबसे पहले बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है कि बच्चों को, माँ बाप को बाद में देना, पहले ओटी में ही बीसीजी लगा दो, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आए उससे पहले हम डाल देंगे। तो ये आपके यहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन बड़ी आसानी से होता है, इसलिए एड्स में टीबी का होना स्वाभाविक है। तभी तो सिंड्रोम बनाओगे आप, कई सारी बीमारियां होंगी, तभी तो कई सारे लक्षण आएंगे आपको। दूसरा एक इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई लिखा है, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। इतना लिख के एनसीईआरटी निकल ली, सोचा बच्चे समझदार हैं, सीख गए होंगे। अब टॉक्सोप्लाज्मा नाम का पैरासाइट किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होता, तो आप ये जान लीजिए टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है। क्योंकि प्रोटोजोआ का नाम आते हैं, अब अमीबा लेके खड़े हो जाते हैं, कहते हो आ गया समझ में, क्योंकि वही पढ़ा है। तो टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। अब आप जानना चाहोगे कहाँ होता है? सर ये बिल्ली की टट्टी में होता है, फीसेस ऑफ द कैट। साइंटिफिकली हम पेट एनिमल को अलाउ नहीं करते, साइंस कोई नहीं कहती हमारी मेडिकल साइंस कि आप पेट एनिमल को पालिए, क्योंकि बहुत सारे पेट से बहुत सारी बीमारियां होती। जैसे एक बीमारी कभी लाइफ में सुनेंगे, सिटिकोसिस, दुनिया की लाइलाज बीमारी है, तोता से होती है। वैसे ये भी एक बीमारी है। बिल्ली अगर आपके घर में है तो कहीं ना कहीं स्कूल पास करेगी, अनजाने में ही कर देती, चाहे जितनी ट्रेनिंग दे दीजिए। तो सर वो आपने ध्यान नहीं दिया तो वो सूखती है, सूखने के बाद ये जो टॉक्सोप्लाज्मा होते हैं हवा के साथ उड़ करके आपके खाने या पीने की चीजों में आ जाते हैं और फिर आपको इन्फेक्शन हो जाता है। घर में बिल्ली नहीं भी पाले हो तब भी क्या सड़क पे बिल्ली नहीं आती? जब ह्यूमन एक्सीडेंट आपको मिल सकता है तो डॉग एक्सीडेंट और कैट एक्सीडेंट क्यों नहीं मिल सकता? तो ये वहां से आता है। जब टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा आपको तो होगा क्या? दैट प्रोड्यूस द फ्लू लाइक सिम्पटम, आपको जुकाम होगा। आदत आप लोग की पड़ी है ना, जुकाम मतलब वायरल, पर ऐसा है नहीं। 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपको वहीं तक बताया जाता है। आपको सिर्फ याद करना है टॉक्सोप्लाज्मा। मैंने दो शब्द इसलिए बता दिए कि थोड़ा समझ में आ जाए कि ये प्रोटोजोआ है और इस बीमारी के होने पर इसका इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, एंड दैट कॉल्ड द जुकाम लाइक सिम्पटम। इसलिए कभी रेयरली लोगों से सुनोगे कि यार जुकाम है ठीक ही नहीं हो रहा, तो फिर पता करो एड्स तो नहीं, क्योंकि वहां पे जो बीमारी होती है वो बनी रहती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। सामान्यतः हमारे शरीर में जब इन्फेक्टिव एजेंट आता है तो कुछ दिनों में हम ओवरकम कर लेते हैं अपने डिफेंस की वजह से। तो यहाँ पर ये तो इतने नाम लिखे हुए थे।
ये एक्चुअल सिम्टम है। जब आपको कोई बीमारी हो लगातार नई नई बीमारियां होती जाएं और ठीक ही ना हो, तो संभावना व्यक्त की जाती है कि आपको एड्स हो। अगर अपनी हिस्ट्री में आप बताएं कि आपका कोई सेक्सुअल पार्टनर रहा हो या आपने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया हो, कोई ऐसा इतिहास आप बता दें और ऐसे सिम्टम आए, तो हम फिर जांच कराने की बात करनी है। क्लियर हो गया? तो बस इस सिम्टम्स के नाम पे तो 2 ही पॉइंट हमने बोलने भी हैं कि सर माइल्ड सिम्टम वाले को आर कहते हैं और अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इस वजह से जो बीमारी होगी वो बनी रहेगी और ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अब तीसरी बात आती है इसी सिम्टम के साथ कि जांच कैसे करें। तो जांच बहुत ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन फिर भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस। बहुत सारी जांचें आ गई हैं हर बीमारी के लिए। एक सबसे कॉमन जांच है जिसको आप जरूर जानते होंगे, दैट इज एलाइजा। फुल फॉर्म भी जानते होंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। और एलाइजा शब्द सामान्यतः हम लोग जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो एड्स के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन एलाइजा सिर्फ एड्स में नहीं होती है। बहुत सारी बीमारियां जिसमें एलाइजा जांच की जाती है। टीबी में भी एलाइजा होती है, हेपेटाइटिस में भी एलाइजा होती है, जर्मन मीजल्स में भी एलाइजा होती है। यानी एलाइजा एक बड़ी जांच है जो कई बीमारियों में की जाती है। एड्स इज वन, लेकिन इट इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एड्स। एड्स का ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसका जो कंफर्मेशन होता है हमारे पास वो दूसरी जांच से होता है, उससे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट आपको कहीं थोड़ा सा नाम पढ़ने को मिलेगा, साउदर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। तो मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, सिर्फ नाम बता रहा हूं। एंड दिस वेस्टर्न ब्लॉट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट, ध्यान से पढ़िएगा आगे क्या लिख रहा हूं। एड्स, ये एड्स की जांच है। आपके सिलेबस में एचआईवी नहीं है, आपके सिलेबस में एड्स है। हेडिंग भी आपने डाली थी एड्स। एचआईवी पढ़ा रहे होते तो वायरस पढ़ा के निकल लिए होते, हम बीमारी पढ़ा रहे हैं। तो सवाल में पूछा गया एड्स की कंफर्मेटरी जांच क्या है, तो वेस्टर्न। एलाइजा एड्स नहीं कंफर्म करती, लेकिन एचआईवी कंफर्म करती है। तो कभी भविष्य में आप सुने 2 अलग अलग बातें हैं। व्यक्ति कहता है मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, इट मींस इट हैज एन एचआईवी, उसके शरीर में एचआईवी है। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंस ऑफ एचआईवी इन योर बॉडी। एड्स है या नहीं ये नहीं कह रहा। एड्स तब आप तब कहेंगे जब आपके लक्षण है। तो एलाइजा डिटेक्ट ओनली द वायरस कि भैया एचआईवी पॉजिटिव है। तो जब आपसे कोई कहे एचआईवी पॉजिटिव तो इट नेवर कंफर्म इज द एड्स। लेकिन जब वो एड्स कह देता है कि मेरा एड्स पॉजिटिव निकला है, एचआईवी तो होगा ही होगा। अब सिम्टम भी कुछ आया सुनिए। एक जगह एनसीईआरटी ने बहुत छोटी सी शब्द लिखा है कि सर वो भी अभी पढ़ेंगे कि एचआईवी पॉजिटिव और एड्स पॉजिटिव में डिफरेंस है। इसे मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट अपनी हेडिंग के अनुसार लिखा है। हेडिंग हमारी एड्स थी ना, तो मैं उसकी बात तो करूंगा, उसकी कंफर्मेटरी है। एचआईवी कंफर्मेटरी नहीं पढ़ा। और एक नाम तो पॉपुलर हो गया तो वो भी चिपकाया जा रहा है। रूटीन टेस्ट है, आरटीपीसीआर सीख ही गए लोग सब। ये रूटीन टेस्ट है, यूं ही जनरल कर लेते हैं। कहीं आपने इसी को कंफर्मेटरी टेस्ट बना लिया। कोविड में यही किया। पीसीआर उसका पूरा नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लेकिन इतना बड़ा नाम कैसे सिखाते हैं हम लोग? पीसीआर करते हैं। ये दूसरा हिस्सा क्लियर हो गया। अब एक अंतिम बात और आती है, ट्रीटमेंट। यस, ट्रीटमेंट। अब आप कहोगे कि सर हमारा एड्स जो है इसका इलाज की बात क्यों कर रहे हैं जब मरना तय है? तो ऐसा थोड़ी ना होता है मरना तय है हम इलाज नहीं करेंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी तो हम इलाज करते थे।
इलाज का मतलब हम इलाज कर रहे हैं, फायदा हो या ना हो या चलो। तो इसमें इलाज के नाम पे एक ही इलाज किया जाता है एंड दैट इज आर्ट। और आर्ट ना लिखा हो तो हार्ट लिख लीजिएगा, बस स्पेलिंग सही लिखिएगा। ट्रीटमेंट इज बाय आर्ट या हार्ट। अगर आप पहली बार ये नाम सुनेंगे तो थोड़ा सा मुस्कान आएगी, अजीब सी बात बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म सीख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। आर्ट का मतलब हुआ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट, जो नाम कैसे एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट कह दें या थेरेपी कह दें, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नाम जो लिखा है उसका मतलब भी यही है, बस बढ़िया है, ज्यादा हाईली एक्टिव लगा दिया गया, एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट। बस खाली फुल फॉर्म आप जान ले तो आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसे बताओ ना ट्रीटमेंट इज बाय हार्ट तो लोगों को लगता है दिल से इलाज कर रहे हैं। तो दिल से नहीं इलाज कर रहे हैं। स्पेलिंग इसलिए कहा था कि देख लीजिएगा ध्यान से, ये अलग है स्पेलिंग। अब ऐसा क्यों कहा? इसमें जो भी दवाएं दी जाती है उसमें से आपके सिलेबस में कोई नहीं पहले थी, तो हो सकता है कोई पीवाईक्यू में कोई ऐसा सवाल मिले जहां पे दवा दी है, बट आप छोड़ दीजिए। एजेडिटी एक दवा बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, एलिडोथाइलिन, जिडोविडीन ऐसे नाम था, लेकिन अब कोई भी दवा आपके पिछले 10 सालों से सिलेबस में नहीं। 2014 के बाद कोई भी दवा इसकी नहीं, इसलिए आपके एनसीईआरटी में कोई भी दवा नहीं लिखी। तो एक जनरल सा शब्द खाली लिखा हमने, दैट इज हार्ट। इनका काम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को धीमा करना, नाम ही ऐसा लिखा। तो ये आपका क्योर नहीं है, खाली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो आपने पढ़ा था कि वायरस सेल के अंदर जाता है, अपने मल्टीप्लाई करने से पहले वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो उसको धीमा कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी दवा है जो आपकी लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देती है, डेथ को हटा नहीं सकती, यानी इट इनहिबिट की जगह स्लो लिख दें, स्लो डाउन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो 2-4 महीने संभवतः आपकी लाइफ बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इट प्रोलॉन्ग लाइफ, प्रोलॉन्ग्स लाइफ फॉर फ्यू मंथ, खाली 2-4 महीने शायद खिसका ले जाए, अदरवाइज डेथ इज इनएविटेबल एंड दैट इज सर्टेन विद इन ए ईयर। 1 महीना और जी जाओगे, बस इतना ही है इलाज, कोई इलाज नहीं है। और इसीलिए जब आपने STI पढ़ा था तो स्पष्ट लिख दिया था एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज हैज नो क्यूर। तो ये वही से